हेलो नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी एंड मेरे प्रिय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। तो आप सभी को बहुत बहुत ही धन्यवाद जो आप लोगों को मेरी क्लासेज पसंद आ रही हैं तथा इसी तरह से आप मेरे को मोटिवेट करते रहिए जिससे मैं आप लोगों के सामने नए नए वीडियो अच्छे अच्छे ट्रिक से लेके आऊँ। तो अब जल्दी से पास में लाइक का बटन है, आप उसको प्रेस कर दीजिए और फिर हम चलते हैं अपना उत्तक तंत्र आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कर दिया? चलो चलें। अब देखो हमने क्या देखा था उत्तक, उसके अंदर हमने क्या उत्तक के प्रकार देख लिए थे। कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के, ज्योतक उत्तक तथा स्थायी उत्तक। फिर उनके भी हमने प्रकार देख लिए थे। ठीक है, ज्योतक उत्तक फिर कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का, पूर्व मेरिस्टेम, प्राथमिक मेरिस्टेम और द्वितीयक मेरिस्टेम। ठीक है, फिर स्थायी उत्तक कितने प्रकार का था? सरल स्थायी उत्तक तथा जटिल स्थायी उत्तक। ठीक है, फिर सरल स्थायी उत्तक के भी 3 प्रकार के, यानी 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना था, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और आपका स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, फिर जटिल उत्तक जो 2 प्रकार का था, जाइलम तथा फ्लोएम, वो हमने पढ़ लिया था। थोड़ी सी प्रॉब्लम है ट्रेन की, यहाँ बार बार ट्रेन आती रहती है, पर लेकिन ऐसी छोटी मोटी मुश्किलों से हम नहीं घबराएंगे, अपना नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हमने क्या है कि जो उत्तक पढ़े थे, कौन कौन से? सरल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक और उधर हमने क्या, जो आपके पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और जाइलम तथा फ्लोएम, ये सभी प्रकार के उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? उत्तक तंत्र बनाते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने खुद भी मान के देखो। ठीक है, जैसे हमारा क्या है, पाचन तंत्र है, परिसंचन तंत्र है, ठीक है, श्वसन तंत्र है। इसी प्रकार से जो पूरा हमारा शरीर यानी अपनी बॉडी जो बनी हुई है वो क्या है, टिश्यू के द्वारा बनी हुई है। टिश्यू यानी उत्तक के द्वारा, और उत्तक मिलकर क्या बना रहे हैं? अंग बना रहे हैं। ठीक है, अंग उत्तक मिलकर उत्तक तंत्र और उत्तक तंत्र मिलकर फिर अंग बना रहे हैं। जैसे मैंने क्या कहा, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंदर क्या है, आहार नाल, छोटी आहार नाल के अंदर भी छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, ये मिलकर बनते हैं और इस पूरे को फिर हमने क्या बोल दिया, पाचन तंत्र। ठीक है, इसी प्रकार से श्वसन तंत्र के अंदर यदि हम देखें, ट्रेकिया है, फेफड़ा है, ठीक है, उसके साथ में डायफ्राम है, ये सभी फसलियाँ, ये सभी पंजर मिलकर क्या बना रहे हैं, एक श्वसन तंत्र। ठीक है, परिसंचन तंत्र के अंदर यदि हम बात करें, जो रुधिर है, रुधिर वाहिनियाँ हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो प्लाज्मा बह रहा है, ये सभी मिलकर क्या बना रहे हैं, परिसंचन तंत्र बना रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से जैसे क्या है, जाइलम तथा फ्लोएम है, पादपों के अंदर हम देखें तो जाइलम तथा फ्लोएम मिलकर एक उत्तक बना रहे हैं, और इधर जो आपके स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, उत्तक बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से पादपों में क्या है, कितने प्रकार से बांटा है उत्तक तंत्र को। तो हम उत्तक तंत्र को पादपों के अंदर 3 भागों में बांटा है। ठीक है, 3 भागों में इस उत्तक तंत्र को बांटा गया है। कौन कौन सा है? बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, भरण उत्तक तंत्र और आपका सहमनी उत्तक तंत्र। ठीक है, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, भरण उत्तक तंत्र ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और सहमनी उत्तक तंत्र वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, फिर हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है। ठीक है, तो देखिए बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र सबसे पहले हम देखते हैं क्या है। बाह्य यानी बाह्य का क्या अर्थ है, बाहरी। बाहरी त्वचीय यानी त्वचा, जो एक पादप की क्या बना रहा है, बाहरी त्वचा बना रहा है, ऐसे उत्तक तंत्र को क्या बोल दिया, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। जैसे देखो मेरा शरीर है, ठीक है, इस मेरे शरीर के ऊपर एक क्या पाई जा रही है, त्वचा पाई जा रही है, यानी एक मेरे शरीर के अंदर ये त्वचा जो है, ये त्वचा पूरी क्या है, इस त्वचा पूरे शरीर के ऊपर ही पाई जा रही है। ये नहीं कि जैसे हाथ पे पाई जाती है, पूरे शरीर की भारी आवरण बना रही है। मेरी ये शरीर की भारी त्वचा जो है वो क्या है, पूरे शरीर का भारी आवरण बना रही है। ठीक है, तो ऐसे भारी आवरण को मैंने क्या नाम दे दिया, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। वैसे ही पादपों के पूरे बॉडी के अंदर भी क्या पाई जाती है, एक भारी त्वचा पाई जाती है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। और इस त्वचा के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे मैं मेरी त्वचा के अंदर बता देती हूँ क्या क्या पाई जाती है। उसकी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, और उसके अंदर छिद्र। अब आप कहोगे मैडम कहाँ पाए जाते हैं छिद्र, हमको तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन आप जब दिन में बहुत तेज गर्मी होती है तो त्वचा से क्या निकलता है, पसीना। वो कहाँ से निकलता है, ये आपके त्वचीय रोम जो होते हैं ना, छिद्र जो होते हैं छोटे छोटे, उनसे क्या निकलता है, पसीना।
ठीक है। वैसे ही पादपों की त्वचा के अंदर भी क्या पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। उन छिद्रों को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। पादपों में रंध्र कहते हैं और हमारे त्वचा के अंदर क्या हो गया, त्वचीय रोम हो गया, ठीक है। वो त्वचीय रोम मिलकर और एक और आता है बाह्य त्वचीय उपांग, ठीक है। जैसे देखो, उससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाई थी, मूल पढ़ाई थी, ठीक है, याद आ रहा है ना, मूल पढ़ाई थी। उस मूल के अंदर हमने कितने क्षेत्रों में बांटा था कि सबसे नीचे का जो क्षेत्र था वो क्या था, मेरिस्टेम क्षेत्र, मेरिस्टेम क्षेत्र। इसके ऊपर पाया जा रहा था क्या, मूल गोप, मूल गोप। उसके ऊपर ये क्या, ये क्षेत्र कौन सा था, दीर्घीकरण, यानी जिसकी कोशिकाएं क्या कर रही थी, लंबाई में वृद्धि कर रही थी, ठीक है। फिर दीर्घीकरण क्षेत्र के ऊपर क्या, कौन सा क्षेत्र मिल रहा था, परिपक्वन क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र, ठीक है। इस तरह से हमने देखा था, ठीक है। तो ये एक मूल है, इस मूल के ऊपर भी क्या है, एक बाहरी क्या पाई जाएगी, बाह्य त्वचीय, ठीक है। इस मूल के ऊपर भी सबसे भारी आवरण क्या पाया जाएगा, बाह्य त्वचीय, ठीक है। तो इस बाह्य त्वचीय के अंदर देखो, हमने परिपक्वन क्षेत्र के अंदर क्या देखा था, इस तरह से क्या निकले हुए थे, रोम, जिसको हमने क्या नाम दिया था, मूल रोम, ठीक है। तो ये क्या एक पादप के भाग नहीं है, उपांग नहीं है, ये उपांग ही तो है। इनको बोला जाता है बाह्य त्वचीय उपांग। ये मूल में भी पाया जाता है, तने में भी पाया जाता है। हम सब पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ नहीं देखो तो अपने शरीर पे देख लो, क्या पाया जा रहा है, अपने हाथ पाए जा रहे हैं, हाथों की अंगुलियां पाई जा रही है, पैर पाए जा रहे हैं, पैरों की अंगुलियां पाई जा रही है, नाक पाई जा रही है। ये क्या है, अपने अपने शरीर के उपांग। तो ठीक है, वैसे ही पादप के जो बाहर निकले हुए उपांग हैं उनको क्या बोला है, बाह्य त्वचीय उपांग, ठीक है। बाह्य त्वचीय क्यों बोला है तो वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे मैं यहाँ बनाती हूँ, ये मूल की क्या है, इस तरह से देखो, ये मैंने सबसे भारी लेयर बनाई है, भारी आवरण एक मूल का। इसके अंदर क्या पाई जा रही है, कोशिकाएं पाई जा रही है, ठीक है। इनके अंदर क्या पाई जा रही हैं, कोशिकाएं। अब इनकी कोशिकाएं क्या है, बाहर की तरफ वृद्धि कर लेती है। इस मूल की कुछ कोशिकाएं क्या है, बाहर की तरफ वृद्धि कर लेती हैं। इसी को क्या बोला जाता है, मूल रोम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, मूल रोम। और याद रखना, मैंने पहले भी बताया था, ये बाहर निकली हुई कोशिका सिर्फ एक ही कोशिका होती है, ठीक है। ये क्या होती है, सिर्फ एक ही कोशिका होती है। इन्होंने अपने आकार में वृद्धि कर ली और बाहर की तरफ निकल गई, ठीक है। तो ये क्या होती है, मूल रोम क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। ये क्या है, मूल रोम। और ये मूल रोम कैसे हैं, एकल कोशिकीय, ठीक है, एकल कोशिकीय और अशाखित हैं, अशाखित, यानी इससे कोई शाखा, जैसे इस तरह से निकलती है ना शाखा, तो इससे कोई शाखाएं नहीं निकल रही है, इसलिए इसको क्या बोला है, अशाखित है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया इतना। अब हम आगे चलते हैं, जो हमने पढ़ा वो हम देखते हैं क्या है, ठीक है। ये बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है, देखो, बाहरी आवरण, बाहरी आवरण यानी एक पादप शरीर का सबसे भारी आवरण। जैसे अपने पे मान के देखो, अपना पूरा बाहर की बॉडी की जो त्वचा है वो क्या है, बाह्य उत्तक तंत्र, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, ठीक है। वैसे ही पादपों का भी क्या बना रहा है, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। तो भारी आवरण है सबसे। इनके 3 भाग है, बाह्य त्वचा, रंध्र और बाह्य त्वचीय उपांग। देखो, बाह्य त्वचा यानी ये जो कोशिकाएं जो है ना, ये कोशिकाएं क्या कहला रही है, ये कोशिकाएं बाह्य त्वचा, ठीक है। फिर ये क्या कहला रही है, मैंने क्या कहा, इसके बीच में छोटे छोटे छिद्र, जैसे तने के अंदर होता है, मूल के अंदर नहीं। तने के अंदर क्या है, ये मानना तने की क्या है, सबसे भारी कोशिका है, ठीक है। ये क्या है, सबसे भारी है। इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इनको बोला जाता है रंध्र। क्या बोला जाता है, रंध्र बोला जाता है, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, तो वो क्या है, रंध्र। बाह्य त्वचीय उपांग, उपांग मैंने बता दिया, जैसे मूल रोम है, और एक जो तने पे पाया जाता है उसको बोला जाता है त्वचा रोम या ट्राइकोम भी बोला जाता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। अब चलें आगे। एक देखो, मैंने यहाँ लिखा है एपिडर्मल, यानी एपिडर्मल या एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बोला जाता है बाह्य त्वचा को,
एपिडर्मिस बोला जाता है बाह्य त्वचा को। इंग्लिश नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इस इंग्लिश का ही हिंदी में लिख के दिखाया, क्योंकि यहाँ इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आएगा एपिडर्मल क्या है, लेकिन यहाँ देखोगे तो हाँ ये तो पढ़ा हुआ लग रहा है, थोड़ा थोड़ा जान पहचान में लग रहा है कि एपिडर्मिस सुना है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है। अब देखिए आगे की कोशिका, इनके अंदर जो पाई जाती है ये कोशिकाएं, जैसे ये डायग्राम है, ये क्या है कोशिकाएं, ये कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, ये आपकी बाह्य त्वचा है, क्या है बाह्य त्वचा, और ये क्या है बाह्य त्वचीय उपांग, बाह्य त्वचीय उपांग, ठीक है। और ये जो छिद्र दिख रहा है ना, ये जो छिद्र ये आपका कहलाता है रंध्र। तो इस तरह से जो बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र है वो क्या है, 3 प्रकार के कोशिका से मिलकर बना होता है, या 3 प्रकार के इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, जो ऊतक है वो पाए जाते हैं, या अंग जो पाए जाते हैं, ठीक है। इनके कितने भाग हैं, 3 भाग है। अब देखो कोशिका यानी पेरेनकाइमा, इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, पेरेनकाइमा होती है कि सबसे बाहरी आवरण जो है, सबसे बाहरी अपन परण के अंदर देखते हैं, ठीक है, जो छोटा तना होता है उसके जो बाहरी आवरण होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो वो उसके अंदर कौन सी कोशिकाएं होती है, पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा हमने कहाँ पढ़ा था, एक बार पीछे जाके याद करो, कहाँ पढ़ा था, सरल स्थायी ऊतक का एक प्रकार था, जो क्या करवा रहा था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा था, ठीक है, मुलायम कोमल भागों में पाया जाता था, ठीक है। तो देखिए ये किससे मिलकर बनी है, लगभग पेरेनकाइमा वाली कोशिकाओं से मिलकर बनी है, लंबी होती है इसकी कोशिकाएं, पास पास सटी हुई है, जैसे मैंने ये क्या है पास पास बनाई है, ठीक है, एक स्तर का निर्माण करती है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, एक स्तर का निर्माण करती है, यानी इस तरह से ये त्वचा और इसके पादप के बाहरी आवरण की एक ही लेयर बनाती है, एक ही स्तर बनाती है, ठीक है, ये नहीं कि दूसरी स्तर और बना देगी मिलकर, नहीं, एक ही स्तर बनाती है, ठीक है। बाह्य त्वचा के ऊपर एक पतली मोम की स्तर पाई जाती है जिसका नाम है क्यूटिकल, ठीक है। जल की इसका कार्य होता है जल की हानि को रोकना। देखो इसको मैं विस्तार से बताती हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपके। क्यूटिकल क्या है, देखो ये है आपका तना और ये पेड़, और इसके ऊपर ये क्या लगी हुई है, ये क्या है टहनी, और इसके ऊपर लगी हुई है आपकी परण, ठीक है, ये क्या है परण। अब देखो, अब जड़ का क्या कार्य होता है, यानी जड़ के अंदर जो मूल रोम है वो क्या करते हैं, जल का अवशोषण, अजगुओं का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। ये अवशोषण करते जाएंगे और इस मूल के द्वारा किससे होते हुए, जो हमने पीछे पढ़ा है जाइलम से होते हुए, ठीक है, जाइलम वाहिनी और वाहिका हम लोगों ने पढ़ा है, उनसे होता हुआ जल कहाँ जाएगा, आपकी टहनी, और टहनी से होता हुआ फिर क्या है आपके पर्णवृंत, और पर्णवृंत के अंदर जाइलम होता है, और फिर मध्य सिरा से होता हुआ इस पर्ण के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और भोजन कहाँ बन रहा है, भोजन इस पत्ती के अंदर बन रहा है। देखो ये जल क्यों खींचा जा रहा है, सबसे पहले समझो ये जल क्यों खींचा जा रहा है। पादप को किसकी आवश्यकता होती है, भोजन को। जैसे देखो अपने घर में हम क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, ठीक है, तो हम जल तथा सब्जी जैसे ककड़ी ले आए, ठीक है, और भी जैसे सलाद लानी है जो कट करनी है, वो हम क्या हम अपने रूम के अंदर ला के रखते हैं या फिर किचन के अंदर ला के रखते हैं। एक सिंपली सी है कि हम कहाँ रखेंगे, किचन के अंदर रखेंगे, क्योंकि हमको भोजन कहाँ बनाना है, किचन के अंदर बनाना है, रूम के अंदर नहीं तो बनाना है ना। तो इसी तरह से पादप के अंदर भी क्या है, जल का अवशोषण होके जो कौन लेके जा रहा है, जाइलम भैया। जाइलम भैया इसको लेके गए और कहाँ लेके जाएंगे, परण के अंदर, क्योंकि ये इस पादप की क्या है, रसोई है, यानी यही क्या बनता है, इस परण के अंदर क्या बनता है, भोजन बनता है पादप, ठीक है। तो यहाँ लेके जाएंगे जल, और यहाँ लेता जाएगा, ठीक है, यहाँ। अब देखो ये लेके ही जा रहा है, यहाँ जल की क्या हो रही है, मात्रा बढ़ रही है। यदि अपनी रसोई के अंदर जल तथा सब्जी की मात्रा ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, हम हमारे रसोई के अंदर क्या है,
एक खिड़की है, उस खिड़की से हम फेंक देते हैं, यानी जल ज़्यादा हुआ तो हम इसको फेंक देते हैं। वैसे ही ये पर्ण क्या करती है, इसके अंदर भी जल की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये फेंकेगी। इसके अंदर भी क्या पाई जाती है, खिड़की पाई जाती है। कहने के मतलब है कि इसकी जो बाह्य त्वचा है, ये जो बाह्य त्वचा है, इसके अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ बताए थे आपको, कौन सा बाह्य त्वचा, रंध्र और बाह्य त्वचीय उपांग क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। उन रंध्रों के द्वारा क्या करेगा, ये जल को क्या निकालेगा, बाहर निकालेगा। क्या करेगा, जल को बाहर निकालेगा। ठीक है, और ये जो जल की बाहर निकलने की क्रिया है, ये क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, आई बात समझ में। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि जो पादप के अंदर आवश्यकता से अधिक जल हो जाता है उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। अब देखो, इन रंध्रों के द्वारा क्या जल की हानि नहीं हुई। एक पादप के अंदर जल था, वो जल बाहर निकल गया। ठीक है, बाहर निकल गया यानी जल की हानि होगी। तो ये हानि कौन करा रहा है, रंध्र बाबू। कौन करा रहा है, अपने रंध्र बाबू। रंध्र बाबू जो बैठे हैं वो क्या क्या करा रहे हैं, जल की हानि करवा रहे हैं। बस ये तो लिखा हुआ है। देखो, जल की हानि कौन करवाता है, आपका रंध्र। इस जल की हानि को रोकने के लिए एक क्यूटिकल पर। अब समझो, ठीक है, अब क्या होता है, देखो ये जल क्या है, जल ऊपर निकलता गया। यदि यहाँ जल की मात्रा क्या हो, कम हो, ठीक है, जैसे क्या है, या जल की मात्रा कम हो। ठीक है, यहाँ यदि जल की मात्रा कम हो तो ऊपर क्या जाएगा, कम जाएगा, कम जाएगा। वैसे भी पर्ण को कम जल मिलेगा। जैसे देखो कि आज नल नहीं आया, ठीक है, अपने पास क्या है, जल कम है, तो हम क्या रसोई से उस जल को बाहर फेंकेंगे, नहीं फेंकेंगे। उसके ऊपर क्या है, पर्दा लगा देंगे, वो खिड़की का गेट लगा देंगे, नहीं फेंकेंगे। क्यों, वैसे ही जल की कमी है, तो हम क्या है, उनको अच्छे से स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, तो स्टोर करके रखेंगे। वैसे ही क्या है, जो मृदुस्थलीय पादप होते हैं, मृदविद कह सकते हैं, मृदुस्थलीय पादप, जो जहाँ क्या है जल की कमी होती है, जैसे रेगिस्तान है, वहाँ बहुत बड़े रेतीला एरिया होता है, तो उस रेत के अंदर क्या है, जल नहीं होता है, बहुत तेज कड़ाके की गर्मी पड़ती है, तो क्या होता है कि जल कम होता है। तो ये क्या करता है, जो जल खींचता है वो धीरे धीरे करके इस पर्ण के अंदर ले जाता है। और ये उसी प्रकृति का नियम एक होता है कि इनके ऊपर, इन ऐसे पादपों के ऊपर क्या पाया जाता है, जो मृदविद में पाया जाता है, उसके ऊपर क्या, एक मोम के जैसी लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है, एक मोम के जैसी लेयर बना लेता है कि कहीं भूल चूक के ये जल को बाहर नहीं फेंक दे। कई बार होता है ना कि बहुत सारी ऐसे औरतें होती हैं कि वो ध्यान ही नहीं देती कि आज जल कम है या नहीं है, वो डायरेक्ट क्या कर देती हैं, बाहर फेंक देती है। फिर देती है, अरे आज तो वैसे ही जल की कमी थी, अब मैं भोजन कैसे बनाऊंगी, नल नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। तो वैसे ही ये रिस्क नहीं लेते हैं और ये क्या कर लेते हैं, अपने चारों तरफ एक मोम की लेयर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक मोम की पतली सी लेयर बना लेते हैं। और उस मोम की लेयर को ही क्या कहा जाता है, बाह्य त्वचा के ऊपर एक पतली मोम की स्तर क्या कहलाती है, क्यूटिकल कहलाती है। अब देखो, क्या ये मोम की लेयर इन रंध्रों को बंद नहीं कर रही, कर रही है ना, क्योंकि ये पतली मोम की लेयर बना रही है, तो ये क्या कर रही है, बंद कर रही है इन रंध्रों को। तो क्या होगी, जल की हानि क्या होगी, रुकेगी, यानी जल हानि नहीं होगी जल की। ठीक है, तो ये क्या है, जल हानि को रोकती है, कौन, क्यूटिकल। तो 2016 के अंदर क्या आया था कि क्या ये, जैसे ऐसे था, सत्य असत्य बताना था, क्या ये सही है, या जो ऐसे था 3-4 पॉइंट दे दिए थे, उसमें से ये बताना था कि इसमें से कौन सा सही है। नीचे ऑप्शन दिए थे ए व ब तथा ए ब से, इस तरह से दिया था। ठीक है, यानी तीनों हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट था कि मूल के ऊपर क्यूटिकल नहीं पाई जाती है। तो एक बार आप दिमाग लगाइए जल्दी से कि क्या मूल के ऊपर ये क्यूटिकल की परत पाई जाएगी, जल्दी से सोच के मेरे को जवाब दीजिए। 2 मिनट का मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है, दीदी जल्दी से अभी कमेंट में लिख दीजिए, जिससे मेरे को पता चलेगा कमेंट लिख दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ कि मूल के अंदर क्या था, मेरा पॉइंट क्या था कि मूल के ऊपर क्यूटिकल की परत नहीं पाई जाती।
तो देखो दिमाग लगाओ कि मूल के अंदर क्या जल की हानि हो रही है। तो मैंने सबसे पहले ही बताया था कि मूल के अंदर रंध्र नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जब मूल के अंदर रंध्र ही नहीं पाए जाते हैं तो बंद करने की कहाँ जरूरत है, ठीक है। तो बंद करने की भी जरूरत नहीं है, और यहाँ क्या है, जल की हानि होगी भी नहीं, क्योंकि अंदर से ही तो हम क्या है, पृथ्वी से, इस भूमि से ही तो हम क्या जल को ले रहे हैं, ठीक है। इन जल को इन भूमि से ले रहे हैं, तो इन भूमि में थोड़ी ना छोड़ेंगे। ये बाहर इसलिए कि जो सूर्य का तापमान होता है, ठीक है, वो तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने के कारण ये क्या है, जल को शोषित करता है, ठीक है। तो मूल के ऊपर क्या है, क्यूटिकल नहीं पाई जाती हैं। ये 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। इतनी बात आप लोगों को आई समझ में। अब देखो ये एक क्या है, ये एक, जैसे मैंने ये ऊपर की क्या बना दी, क्यूटिकल की परत है। अब देखो ये जो मैंने बनाया है इस तरह से सेम के बीज के आकार की, या फिर ऐसे कहोगे कि मैडम ये तो आपने किडनी उठा के यहाँ रख दी। हमने पढ़ी थी ना उत्सर्जन तंत्र में, सेम के बीज के आकार की किडनी, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, जैसे मैं एक बार ये क्यूटिकल की परत हटा देती हूँ, ये मैंने क्यूटिकल की परत हटा दी है, ठीक है। अब देखो ये क्या पाई जा रही है, ये बाह्य त्वचा उत्तक तंत्र है। ये पूरा क्या है, बाह्य त्वचा उत्तक तंत्र है। इसके अंदर ये क्या पाई जा रही है, बाह्य त्वचा। उसके बाद क्या है, ये बाह्य त्वचा उपांग, और ये क्या दिख रहे, जो छिद्र दिख रहे, यहाँ से क्या आ रहा है, जल आ रहा है। तथा ये रंध्र का एक कार्य और होता है, गैसों का आदान प्रदान करना, ठीक है। जब प्राण भोजन बना रही हैं तो उसको क्या है, गैसों की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वो गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, इस रंध्रों के द्वारा होता है, ठीक है। तो देखिए अब जो ये रंध्र है, इस रंध्र के पास, ये रंध्र जो बना रही है वो कोशिकाएं कौन सी है तथा इसके पास वाली कोशिकाएं कौन सी, हम देखते हैं, ठीक है। ये देखो सेम के बीज के आकार की जो दो कोशिकाएं दिखती है ना, उसको बोला जाता है द्वार कोशिका। क्या बोला जाता है, द्वार कोशिका, ठीक है। किस तरह से होगी, जिसे मैं यहाँ बताती हूँ आपको। ये द्वार कोशिकाएं कैसी होगी, आपके सेम के बीज के आकार की, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये कैसी हैं, आपके किडनी के आकार के जैसी, पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये क्या है, इसके बीच में यहाँ क्या केंद्रक होगा, और इसके पास में क्या पाई जा रही है, सहायक कोशिकाएं पाई जा रही हैं। क्या पाई जा रही हैं, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। और ये दोनों आपकी क्या है, द्वार कोशिका, ठीक है। और ये जो छिद्र बन रहा है इसको क्या नाम दिया, रंध्र, ठीक है। अब देखो एक बात और कि इनको सहायक कोशिका क्यों कहा, जो रंध्र बना रही है द्वार कोशिका, उसके पास में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको सहायक कोशिका क्यों कहा। देखो ये कोशिकाएं क्या करती हैं, ये रंध्र खुलते तथा बंद होते हैं, ठीक है। जैसे दिन में क्या होते हैं, ये रंध्र खुल जाते हैं तथा रात को क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। वैसे ही अब देखो इनको खोलने और बंद करने का कार्य कौन करवा रहा है, ये पास की सहायक कोशिकाएं। ये क्या करेगी, इसको खिंचाव पैदा करेगी तथा अंदर क्या होगी, ये अंदर धकेलेगी, संकुचन तथा शीतलन होगा। ये पूरा हम डिटेल से वहाँ पढ़ेंगे जहाँ पादपों में अवशोषण की क्रिया होती है, प्रासरण, वहाँ हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखना, सहायक कोशिका क्यों नाम दिया है, क्योंकि ये द्वार कोशिका को क्या करती है, संकुचित तथा शीतलन करवाती है, जिससे रंध्र खुलते तथा बंद होते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको आई समझ में, ठीक है। फिर देखो ये हमने क्या पढ़े थे, बाह्य त्वचीय उपांग। ये बाह्य त्वचीय उपांग तो देखो बताओ कि जैसे हमने मूल में तो क्या पढ़ा, एक कोशिकीय होता है, ठीक, अशाखित होता है। क्या आपके तने के अंदर जो रोम पाए जाते हैं वो भी वैसे ही होते हैं, तो चलो हम देखते हैं कैसे होते हैं, दोनों में डिफरेंस करते हैं। ये है आपका तना और ये है आपकी मूल, ठीक है, ये मूल है। इस मूल के अंदर तो मैंने क्या बताया था, ये कोशिकाएं हैं, और ये कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं ही आगे क्या है, वृद्धि करके क्या बना लेती हैं, मूल रोम बना लेती हैं। और ये कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो त्वचा के अंदर कैसे होंगे, त्वचा के अंदर उसके पादप के तने के अंदर कैसे होंगे, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दे दिया, मूल रोम। ये क्या है, मूल रोम। और ये क्या है, आगे की तरफ इनकी कोशिकाएं क्या है, वृद्धि करके क्या बना रही हैं, जैसे ये इस तरह से बना लिया,
और ये इस तरह से बना लिया और इनकी कोशिकाएं आगे वृद्धि कर कर ये क्या बना लिया, त्वचा रोम। जैसे मैंने बड़ा करके दिखाया है, बाकी इतना बड़ा नहीं होते हैं ये जो तने के या मूल के जो इतने बड़े मैंने दिखाए इतने बड़े नहीं होते एक्चुअली में, मैंने तो आपको समझाने के लिए इतना बड़ा करके दिखाया है। ठीक है, तो देखो ये कैसे होते हैं, ये आपके बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे मैंने इसमें कई सारी कोशिकाएं बनाई है ना, तो देखो एक तो अंतर अपना हो गया कि जो मूल रोम होता है वो एक कोशिकीय होता है, और जो त्वचा रोम होता है, जो तने के ऊपर रोम पाए जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, त्वचा रोम, या इसको बोला जाता है ट्राइकोम। ये नाम भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, ट्राइकोम, ये इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, तो देखो ये क्या होंगे, बहुकोशिकीय होंगे। जैसे यहाँ हमने क्या देखा था, मूल रोम के अंदर क्या देखा था कि ये एक कोशिकीय थे तथा अशाखित थे, लेकिन ये यहाँ क्या हो सकते हैं, इनसे शाखाएं भी निकल सकती हैं, तो ये क्या होते हैं, बहुशाखीय या बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको त्वचा रोम तथा मूल रोम में अंतर समझ में आया है। ठीक है, तो चले हम देखते हैं इसके क्या पॉइंट बच गए थे। अब इतना समझ में आ गया। अब देखो रंध्र गैसों का आदान प्रदान मैंने बता दिया कि इनके द्वारा गैसों का भी आदान प्रदान होता है। ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी करवाता है, जैसे मैंने पूरा डिटेल से बताया आपको। द्वार कोशिका सेम के आकार की या वृक्क के आकार की, ये जो द्वार कोशिकाएं दिख रही है इसका आकार कैसा है, सेम या वृक्क के आकार का है। ये डंबलाकार किस तरह की होती है, जैसे देखो कि ये डंबल की आकार की, ये देखो डंबल के जैसे नहीं दिखाई दे रहा क्या, ये डंबल, ये एक कोशिका होगी, ये आपकी दूसरी कोशिका। ठीक है, ये देखो ये है आपकी द्वार कोशिका, ये दोनों द्वार कोशिका, और ये क्या है आपका रंध्र। तो इनकी आकृति कैसी दिख रही है, एक डंबल के जैसी, डंबल जैसी दिख रही है, यानी दो डंबल ले रखे हैं, डंबल जैसी दिख रही है, तो इनकी आकृति कैसी है, डंबलाकार। याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो घास होती है, जो घास उसके अंदर द्वार कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है, डंबलाकार होती है। पूछा भी गया और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, ये नीट के अंदर पूछा गया है। अब देखो ये डंबलाकार जो कोशिकाएं विशेषकर कहाँ पाई जाती है, जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उनमें कौन सी मिलती हैं, डंबलाकार आकार की द्वार कोशिकाएं मिलती हैं। ठीक है, फिर देखिए मूल रोम हमने पढ़ा, ये क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं, अशाखित होते हैं, एकल कोशिकीय होते हैं। फिर जो त्वचा रोम, देखो ये सब इनके विपरीत होगा, कार्य वही होगा, जल का अवशोषण करना। ये भी क्या करते हैं, जैसे देखो ये यहाँ क्या है, ये त्वचा रोम है, किसके, तने के ऊपर। तो ये क्या करते हैं कि जो नमी नहीं होती क्या, जैसे ठंड पड़ रही है या सुबह सुबह का जो एरिया है, तो इस वातावरण में क्या होती है, नमी होती है। वातावरण में क्या है, वातावरण में नमी का मतलब है यानी कि इसमें जल की बूंदें होती हैं। इन जल की बूंदों को क्या करते हैं, ये त्वचा रोम अवशोषित करते हैं। तो इसका कार्य क्या है, वातावरण की नमी का अवशोषण करना, वातावरण की नमी का अवशोषण। मुख्य रूप से कार्य तो क्या है, जल का अवशोषण करना ही है, लेकिन वातावरण की जो है वो करता है। ठीक है, वातावरण की नमी अवशोषण करता है। तो ये देखो क्या ये अशाखित होते हैं, नहीं, ये शाखित होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। तो अब देखो इस तरह से, या आप क्या है इसमें अंतर स्पष्ट करके याद करोगे तो ज्ञान स्थायी रहेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ये तो बहुत बार पूछा गया है कि मूल रोम कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं या द्विकोशिकीय होते हैं। तो आपके कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम देखते हैं भरण उत्तक तंत्र। अब भरण उत्तक तंत्र पढ़ने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता देती हूँ, सहवनी उत्तक तंत्र क्या होता है। सहवनी यानी सेवन करवाना, पदार्थों का सेवन का क्या अर्थ है, परिवहन करवाना। वो परिवहन हमने कहाँ पढ़ा था, आपका जटिल स्थायी उत्तक, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जाइलम तथा फ्लोएम। यानी जाइलम तथा फ्लोएम की कोशिकाएं मिलकर जो उत्तक बना रही है, और वो उत्तक मिलकर, जाइलम तथा फ्लोएम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सहवनी उत्तक तंत्र बनाते हैं। जैसे देखो कैसे पाया जाएगा, ये आपकी मूल है, इनके बीच से इस तरह से मैंने बताया था, इनकी क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं, जो बीज की क्या है, इनके बीच में क्या निकल रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये सहवन उत्तक या जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं, जो मिलकर क्या बनाते हैं, सहवनी उत्तक तंत्र, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। ठीक है,
तो ये आपको मैंने पूरा करवा दिया गया है, सेवनी उत्तक तंत्र क्या होते हैं, ठीक है, एक बार आप वहां जाकर देख सकते हो। अब देखो, अब आता है हमारा भरण उत्तक तंत्र, यानी ये लास्ट है भरण उत्तक तंत्र। अब देखो आपने, यानी एक पादप के अंदर कितने 3 प्रकार के उत्तक तंत्र पाए जाते हैं, कौन कौन से, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र और सेवनी उत्तक तंत्र। आप देखो कि जो इन दोनों को छोड़कर जो बाकी बचा है पादप के अंदर, वो क्या है, भरण उत्तक तंत्र बना रहा है, ठीक है। जैसे ऐसे नहीं तो देखो, ये मेरा पूरा शरीर है, इस शरीर के ऊपर चारों तरफ भारी परत क्या बना रही है, या भारी आवरण क्या बना रहा है, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। और जो मेरे मैं पादप के साथ तुलना कर रही हूँ, जो मेरे अंदर की हड्डियां हैं, ठीक है, जो मेरे शरीर के अंदर की जो हड्डियां हैं वो क्या बना रही है, सेवनी उत्तक तंत्र। अब इन बाह्य त्वचीय, यानी बाह्य त्वचीय तो क्या है, सिर्फ एक लेयर है, मैंने यहाँ बताया था ये क्या होता है, एक स्तर होता है, ठीक है, तो एक लेयर है वो तो, और अंदर जो हड्डियां हैं उसको छोड़कर बाकी जो भरा हुआ है, जैसे क्या है, किडनी भी है, फेफड़े भी हैं, ठीक है, उसके बाद आहार नाल भी है, ये पूरा जो मिलकर बना रहा है वो क्या बना रहा है, भरण उत्तक तंत्र। यानी मेरे को भर किससे रहा है, बाकी सभी कोशिकाओं से, जैसे कौन कौन से, आपके आमाशय है, यकृत है, किडनी है, फेफड़े हैं, ठीक है, ये सभी मिलकर क्या बना रहे हैं, भरण उत्तक तंत्र। ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया मेरा लेके, वैसे इन्हीं को भरण उत्तक नहीं बोलते अपने, ठीक है, ये अलग अलग तंत्र होते हैं, लेकिन आप सपोज करके देखो कि एक पादप के अंदर किस तरह से होगा, ठीक है। तो एक पादप के अंदर बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र तथा सेवनी उत्तक तंत्र को छोड़कर जो पाया जाता है, इन बाकी दोनों को छोड़कर जो उत्तक तंत्र पाया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका भरण उत्तक तंत्र, ठीक है। इसको बोला जाता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है, क्या बोला जाता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब देखो ये पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र और सेवनी उत्तक तंत्र के अलावा, ये बात मैंने बता दी आपको, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितना भी है वो क्या कहलाता है, भरण उत्तक तंत्र। ये पादप में सर्वाधिक पाया जाता है। अब सपोज करके देखो, ये तो क्या है, एक पतली सी लेयर है बाहर की, ठीक है, ये क्या है, बीच की नलियां हैं, तो बाकी जो है वो सबसे ज्यादा ही होगा। पादप में सर्वाधिक कौन सा उत्तक तंत्र पाया जाता है, तो आपका कौन सा पाया जाता है, भरण उत्तक तंत्र पाया जाता है, ठीक है। हाँ, 1 मिनट रुको, हाँ तो चलिए देखते हैं, ये क्या है कि ये पादप में सर्वाधिक, यानी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आप सोच के भी आप देख सकते हो, सेवनी उत्तक तंत्र तथा बाह्य उत्तक तंत्र, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र को छोड़कर जो है, क्योंकि ये तो एक नली आकार का है और ये भारी त्वचा बनाता है, ठीक है, तो बाकी जो उसके अंदर है, बीच की जो क्या है, नलियां हैं, जो बीच का जो भरा हुआ है, नलियां नहीं, नलियां तो सॉरी यहाँ सेवनी उत्तक तंत्र के अंदर आ गई, जो बीच का भरा हुआ है, कूट कूट के भर दिया गया है, वो क्या है, आपका भरण उत्तक तंत्र है। तो एक पादप के अंदर सर्वाधिक उत्तक तंत्र कौन सा पाया जाता है, तो भरण उत्तक तंत्र पाया जाता है, ठीक है। फिर देखो, वलकुट, परीरम और मज्जा भाग मिलकर क्या बनाते हैं, आपका भरण उत्तक तंत्र। जैसे हमने यहाँ क्या पढ़ा, बाह्य त्वचा, रंध्र और बाह्य त्वचीय उपांग, ये सब मिलकर क्या बना रहे थे, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। वैसे ही वलकुट, परीरम और मज्जा मिलकर क्या बनाते हैं, आपका भरण उत्तक तंत्र बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ डायग्राम में बताती हूँ आपको, ये सबसे बाहरी परत बनाई है। जैसे मैंने, ये आपको नहीं समझ में आएगा, जैसे ये क्या किया मैंने, यहाँ से बता देती हूँ, ये क्या है, इस तरह से, ये क्या है, तना है, मान ली, इससे आप एक्सप्लेन करो, ये क्या है, तना, जैसे मैंने ये लिया तना, इस तने की मैंने क्या काट ली, अनुप्रस्थ काट ली, अनुप्रस्थ काट के मैंने क्या किया, इस तरह से मैंने ये, जैसे ये से अनुप्रस्थ काटी और इसको मैंने इस तरह से सामने रखा। तो सामने रखने पर ये कैसा दिखाई देगा, गोल दिखाई देगा कि नहीं देगा, इस तरह से, तो ये गोल दिखाई दिया। तो इसके अंदर क्या है, जो सबसे बाहरी परत, ये जो बाहरी परत मैंने कोशिकाओं से बनाई है, ये सब कोशिकाओं से बनाई है, ये क्या है, आपकी बाह्य त्वचा या बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, ये पूरी मिलकर क्या बना रही है, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। अब देखो यहाँ जो ये मैंने क्या बनाए, ये जो नलिकाएं निकल रही हैं, जैसे नलिकाएं तो इस तरह से काट के ऐसे ही दिखेगी ना, जैसे ये गोल गोल ही दिखेगी, ये पूरी इस तरह से नलिकाएं मैंने काट के इस तरफ से दिखाऊंगी तो ऐसे ही दिखेगी। तो ये क्या है आपके, ये क्या है, जाइलम, ये मैंने जाइलम बनाई, बीच बीच में ये क्या बना दिए मैंने, फ्लोएम बना दिए, ठीक है। और इसके बीच में
बिल्कुल बीज के अंदर केंद्र पे क्या पाई जाती है? मज्जा। केंद्र पे जो कोशिकाओं का समूह पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? मज्जा बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद एक ये लेयर जो दिख रही है ये क्या बनाती है? परिरंभ। ठीक है। उसके बाद जो ये कोशिकाओं का समूह है जो लेयर बना रही है इसको बोला जाता है वलकुट। ठीक है। ये तने की काट मैंने बताई है आपको, मूल के अंदर थोड़ा सा अलग होता है, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप ये इतना ध्यान में रखो कि जो बाह्य त्वचा है, रोम है, इसकी जो कोशिका है वो तो क्या बना लिया? बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। और ये जो बीच में दिख रहा है आपको फ्लोएम तथा जाइलम मैंने नाम लिखे हैं, ये क्या बना रहे हैं? सेवनी ऊतक तंत्र। जो बाकी क्या बचा? वलकुट बचा, परिरंभ बचा और मज्जा बचा, ये मिलकर क्या बना रहे हैं? भरण ऊतक तंत्र। ठीक है। तो आई बात समझ में कि भरण ऊतक तंत्र के कितने भाग है? आपके वलकुट है, परिरंभ है और मज्जा भाग। ये सिर्फ किस में पाए जाते हैं? तने तथा मूल के अंदर पाए जाते हैं, पर्ण में नहीं पाए जाते। अब देखो क्या होता है पर्ण के अंदर। ये मैंने मूल के तना तथा मूल के अंदर बताया, मूल में थोड़ा सा अलग होता है वो हम पढ़ेंगे। ये देखो ये क्या है? टहनी। टहनी पे ये क्या है? पर्ण है। इस पर्ण की सबसे बाहरी परत तो वही होगी बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। ठीक है। और इसके अंदर ये हमने क्या देखी थी? मध्य शिरा। और मध्य शिरा के अंदर क्या पाया जाता है? जाइलम तथा फ्लोएम यानी सेवनी ऊतक तंत्र। ये सबसे बाहरी बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र। और ये क्या है? सेवनी ऊतक तंत्र। ठीक है। इसके अंदर जैसे वलकुट मज्जा पाई जाती है वैसे पर्ण के अंदर नहीं पाया जाता। तो कैसे होता है? इसके अंदर कोशिकाएं इस तरह से कोशिकाओं से ये भरा पड़ा है और ऐसे ऊतक तंत्र को बोला जाता है या ऐसे ऊतक को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? पर्ण मध्योतक। पर्ण मध्योतक। इन पर्ण मध्योतक की कोशिकाएं ही क्या कर रही हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या है? क्या करती हैं? क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है तथा भोजन बनाती है। ठीक है। अब देखो पत्तियों में क्या पाया जाता है? पर्ण मध्योतक, जिसको बोला जाता है मीजोफिल। इंग्लिश में इसको मीजोफिल भी बोला जाता है, मीसोफिल या मीजोफिल। ठीक है। अब देखो कि भरण ऊतक जो है उसकी कोशिकाएं कौन कौन सी हो सकती है? मृदूतक यानी पेरेन्काइमा, और स्थूल कोणोतक यानी कोलेनकाइमा, दृढ़ोतक यानी स्क्लेरेनकाइमा। तो इस भरण ऊतक की कोशिकाएं हैं जो वो किस किस प्रकार की होती हैं? ठीक है। अब आपको यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। क्यों? क्योंकि आप तो बोल रहे हो कि मैडम आपने बताया भरण ऊतक तंत्र तो इनसे मिलकर बना है, वलकुट है, परिरंभ है, मज्जा है, इनसे मिलकर बना है। ठीक है। फिर आपने ये कैसे बता दिया? कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और आपका पेरेन्काइमा। तो देखो ऐसे ही नहीं बताया मैंने। जैसे आपको एक साधारण सा एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। मैंने क्या कहा? जो मेरे शरीर के अंदर क्या है? किडनी है, फेफड़े हैं, आहार नाल है। इनको मैं क्या कहूँगी? क्या कह दूंगी इनको? भरण ऊतक तंत्र। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? भरण ऊतक तंत्र। अब यदि आपको याद आ रहा होगा तो मैंने क्या बताया था कि जैसे ये क्या थे? ये क्या थे? आपके वृक्क यानी किडनी। ठीक है। ये किडनी थी, तो इन किडनी भी क्या ऐसी ही बनी हुई या अंदर कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई थी? क्या ये कोशिकाओं से मिलकर नहीं बनी हुई थी? क्या जो भारी भाग कोर्टेक्स और मध्य भाग क्या कहला रहा था? मेडुला कहला रहा था। ठीक है। तो इसी तरह से ये भी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। जैसे वलकुट है, ये वलकुट भी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो उनकी कोशिकाओं का प्रकार कैसा है? यानी वो कठोर है या फिर मुलायम है? कैसा है? अभी का दो बोल। हाँ बोलो। अभी का खाना मैं करके सभी को। हाँ आंटी जी ने बोल दिया था। ठीक। तो देखो ये क्या है कि इनके अंदर जो कोशिकाएं पाई जा रही है, इनके अंदर वलकुट के ये वृक्क के अंदर यानी किडनी के अंदर जो कोशिकाएं पाई जा रही है, इन सभी कोशिकाओं को मिलाकर हमने क्या नाम दिया है? वृक्क। तो ये वृक्क किससे तुलना कर रहे हैं? वलकुट से। और इसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जा रही है, जैसे हमने इनके कोर्टेक्स और मेडुला नाम दे दिया, वैसे ही इनके अंदर क्या है? कोशिकाएं तो है। जैसे ये देखो वलकुट है, इस वलकुट में मैंने क्या बना दी? ये कोशिकाएं बना दी। ठीक है। ये कोशिकाओं का प्रकार कैसा है? क्या वो थोड़ी दृढ़ है, बिल्कुल मृत है, या फिर उसके अंदर क्या है? कोलेनकाइमा प्रकार की है, जैसे रेशेदार होती हैं। ठीक है। या फिर क्या है? आपकी बिल्कुल कोमल लचीली सी है। कैसा प्रकार है उन कोशिकाओं का? जो हमने क्या है यहाँ पढ़े थे पूरे के पूरे पेरेन्काइमा सरल स्थायी ऊतक के अंदर। तो वो सभी के सभी इस
भरण ऊतक तंत्र के अंदर पाई जाती है। कौन कौन सी? पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। ठीक है, इन प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं? वल्कुट परिरम मज्जा बनती है। और ये मज्जा परिरम वल्कुट बनाकर क्या बनाते हैं? मिलकर क्या बनाते हैं? भरण ऊतक तंत्र। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये सब चीज़ क्या है तथा किस तरह से ये आपका ऊतक तंत्र है, अलग अलग प्रकार से ये मिलकर एक पादप शरीर का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया है, और नहीं भी आया है तो मेरे को कमेंट में जरूर बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको एक लास्ट एक क्वेश्चन देती हूँ जो आपको मेरे को कमेंट में उसका आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है, पर्ण में भरण ऊतक तंत्र, पर्ण में भरण ऊतक तंत्र बनाती है। ऑप्शन है वल्कुट की कोशिका, मज्जा, मीजोफिल, और चौथा ऑप्शन है आपका परिरम की कोशिकाएं। अभी तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा क्योंकि जस्ट ही हम पढ़ के आए हैं, लेकिन मैं गारंटी लेती हूँ कि यदि आप इनको नहीं दोहराया तो 10-15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद इनको आप भूल जाओगे। ठीक है, इसीलिए आपको बार बार क्या करना है? दोहराते रहना है। तो इसका आंसर आपको क्या है मेरे को कमेंट में जरूर लिखना है। इसी तरह से यदि आप आंसर दोगे तो मैं हर लेक्चर के पीछे क्या है 1 या 2 क्वेश्चन लेके आऊँगी। यदि आपने जवाब नहीं दिया तो फिर मैं इनको स्टॉप कर दूँगी, नहीं लेके आऊँगी। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन, पर्ण में भरण ऊतक तंत्र बनाती है कौन? वल्कुट की कोशिकाएं या मज्जा की कोशिकाएं या फिर मीजोफिल या परिरम की कोशिकाएं। ये भरण ऊतक तंत्र कौन सी बनाती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर।